एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस करे थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शंस में हमारे पास जो फंक्शंस आता है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बिग ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है, सच एज दिस, कि हमने बिग ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर x लिख दिया, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? दिस। अब ये क्या डिनोट करता है? दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर less than or equal to x। लाइक ये जो फंक्शन है f(x), इसका जो डोमेन है हमारे पास वो हम कोई भी एक रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं। हम इस फंक्शन में ये जो बिग ब्रैकेट x दिया है, इस x को हम कोई भी एक रियल नंबर ले सकते हैं। लाइक हमने लिया 1.5, इसका जो रेंज आएगा ये क्या आएगा? नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हमने अपना डोमेन तो कोई भी रियल नंबर कर दिया, लेकिन जब इसके आउटपुट की बात आएगी तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स देगा। सिर्फ और सिर्फ हमें ये इंटीजर्स के फॉर्म में हमारा आंसर रिटर्न करेगा। जैसे अगर हमारे पास कोई इस पॉजिटिव हमारे पास कोई रियल नंबर है 1.5 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। मतलब हमारा जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। इंटीग्रल पार्ट हमारा आंसर होगा। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर 0.5 है, तो इसका आंसर इंटीग्रल पार्ट क्या है? डेसिमल के पहले वाला, तो ये हमें 0 रिटर्न कर दिया। लेट्स से हमारे पास 2 है, तो ये हमें 2 ही रिटर्न करेगा। यही हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट है इसमें, तो ये हमें 1.5 का आंसर 1, 0.5 का 0, 2 का 2। अब अगर हम नेगेटिव नंबर्स पे चलें, लेट्स से अगर हमने -1.5 लिया, तो जब हम नेगेटिव नंबर्स को डालते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो आप ऐसे समझो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट i -1। हम कोई भी नेगेटिव नंबर डालें, हमारा आंसर क्या आएगा? इंटीग्रल पार्ट -1। और अगर हम पॉजिटिव डालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? इंटीग्रल पार्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रल पार्ट हमारे पास यहाँ -1 है, तो -1 विच कम्स आउट टू बी -2। लेट्स से हमारे पास यहाँ -2.5 है, तो ये भी हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट -1 विच इज -2 - 1 दैट इज इक्वल टू -3। लेकिन अगर हम सिर्फ -1 डालते हैं तो हमारे पास ये एक इंटीजर है, तो हमें ये इंटीजर के फॉर्म में ये रिटर्न हो जाएगा। अगर हम डेसिमल्स में कुछ वैल्यूज डालते हैं नेगेटिव नंबर के अंदर, तो हमारा आउटपुट हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल पार्ट -1। और अगर हम पॉजिटिव नंबर के अंदर कोई डेसिमल पार्ट रियल नंबर का अंदर डालते हैं, तो ये हमें क्या देगा? सिर्फ इंटीग्रल पार्ट। और अगर हम नेगेटिव नंबर्स में या पॉजिटिव नंबर्स में सिर्फ इंटीजर ही पुट कर रहे हैं, तो ये हमें वही नंबर उठा करके आउटपुट में दे देगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो भी आउटपुट्स आएंगे वो किस फॉर्म के आएंगे? इंटीजर के, सच एज -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये हमारे इंटीजर्स हैं और हमारा आंसर इसी फॉर्म में आएगा। इसका दूसरा नाम भी होता है, हम इसे स्टेप फंक्शंस भी बुलाते हैं। स्टेप फंक्शन
क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट टाइप का नहीं होगा बल्कि स्टेप्स में होगा, सीढ़ियों के जैसा इसका ग्राफ बनेगा। तो चलिए हम इसका ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे रख करते हैं। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हमने अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये हमारे पास -1, -2, -3। ये हमारे पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हमने हमारे पास अगर हम 0 लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो सिंस ये हमारा इंटीजर ही है तो ये हमें एज 0 ही रिटर्न करेगा। तो अगर हमने 0 लिया तो हमारी वैल्यू क्या मिल गई हमें? 0। तो इसका मतलब 0 पर हमारा एक डार्क सर्कल जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमने इसमें लेट्स से 0.5 इनपुट किया तो सिंस ये पॉजिटिव में है तो हमारा ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीग्रल पार्ट विच इज 0। ठीक, सिमिलरली अगर हम 0.9 भी इसमें पुट करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 0। इसका मतलब कि हम यहाँ पर कितने भी रियल नंबर्स हैं हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पुट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है? 0। इसका मतलब ये पूरी लाइन हमारी कवर हो गई। अब हम 1 पे आते हैं। वन की बात करें तो अगर हमने अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 डाला तो हमें आउटपुट क्या मिल गया? 1। इसका मतलब अब तक तो हमने कोई भी वैल्यू डाली, हमारा आउटपुट हमें क्या मिला? 0। लेकिन जैसे ही हमने 1 डाला अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो ये कहाँ जंप कर गया? 1। तो यहाँ हमारा डार्क सर्कल हो गया और यहाँ हॉलो हो गया। सिमिलरली अगर हमने यहाँ 1.5 डाला तो हमारा ये क्या रिटर्न करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही रिटर्न करेगा क्योंकि इंटीग्रल पार्ट हो गया। इसका मतलब 1.5, आगे देख लेते हैं, 1.7 डाला तो हमें क्या रिटर्न किया? 1। इसका मतलब हम 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालें हमारा ये क्या रिटर्न करेगा? हमें 1। मतलब हम यहाँ पे चलते जा रहे हैं, हमें ये वैल्यू क्या रिटर्न हुई? 1। अब जैसे ही हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 डाल दिया हमें आउटपुट क्या मिल गया? 2। इसका मतलब जैसे ही हमने 2 इसमें डाला ये हमें 1 नहीं दे रहा, 2 डालते ही इसकी वैल्यू कहाँ जंप कर गई? 2 के ऊपर। हमारा 2 डालने पर हमें वैल्यू क्या मिल गई? 2। अब अगर हम इसमें लेट्स से 2.1 डालें तो हमें क्या आंसर मिलेगा? इंटीग्रल पार्ट विच इज 2। हम 2.5 डालें हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल पार्ट विच इज 2। मतलब 2 से 3 के बीच में हम अपनी कोई भी वैल्यू डालें हमारा आंसर क्या मिलेगा? 2। लेकिन जैसे ही हमने अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर 3 डाल दिया हमें क्या मिल गया? आउटपुट 3। इसका मतलब जब भी हमने ये 3 डाला तो ये यहाँ पर हॉलो सर्कल बन जाएगा और ये ग्राफ जंप होकर के कहाँ चला जाएगा? 3 एंड सो ऑन। ये ऐसे करता हुआ हमारा चलता जाएगा। अब नेगेटिव पार्ट्स पे आते हैं। इसे रब किया हमने, हमारा 0 तो यहाँ कवर हो गया, हमने 0 डाला तो हमें क्या मिला? 0। अगर हम -0.5 की बात करें तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? सिंस ये नेगेटिव रियल नंबर है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? इंटीग्रल पार्ट -1 विच इज -0 -1 दैट इज -1। अगर हम इसमें -0.9 डालते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? इंटीग्रल पार्ट -1 विच इज -1। मतलब अगर हम 0 से इधर की ओर बढ़ रहे हैं और हमने 0.5 डाला, लेट्स से 0.9 डाला, -0.9, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है? -1। इसका मतलब
हमने 0 डाला तो हमें -1 नहीं मिला, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर्स की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा आउटपुट हमें क्या मिलता जा रहा है, -1। आप इसे ना इधर लिख लो, हमें क्या मिलता गया, -1। अगर हमने -1 इनपुट कर दिया तो सिंस ये इंटीजर ही इनपुट कर रहे हैं हम, तो ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट -1 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमने इसके आगे कोई भी डेसिमल लगा दिया या फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया तो ये हमें नेगेटिव क्या रिटर्न करेगा, इंटीग्रल पार्ट -1 विच इज -2। तो हमने जब -1 डाला तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, -1 डालने से हमें आउटपुट -1 मिला, तो यहाँ पर हमारा डार्क सर्कल हो गया। सिमिलरली जब हमने -1 से आगे अप्रोच किया, लेट्स से -1.1 डाला, तो हमें वैल्यू क्या मिली, -1 विच इज इक्वल टू -2। तो -1 के आगे डालने से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, -2। इसका मतलब यहाँ कहीं हमने -1.1 डाला तो हमें -2 मिला। अगर हम -1.9 ही डालते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, -1 विच इज -2। -2 के पहले तक -1.9 तक हमें क्या मिला, -2। लेकिन अगर हमने इसमें -2 इनपुट कर दिया तो हमारा रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, -2। इसका मतलब -2 इनपुट करने पर हमारा आंसर क्या मिला, -2। तो यहाँ पर डार्क सर्कल और ये हॉलो सर्कल है, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। देखो ये स्टेप्स के फॉर्म में हमें दिख रहा है कि सीढ़ियों के जैसा, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इसीलिए हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन से भी बुलाते हैं। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। अब आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यूज याद रखने का एक तरीका देखो। अगर आपके पास इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर इसमें इनपुट करो, आपको वही रिजल्ट आंसर में मिलेगा। जैसे हमने 1 पुट किया, -1 पुट किया तो -1, -5 पुट किया तो -5, 6 पुट किया तो 6। लेकिन अगर हम पॉजिटिव की बात करें और हमने डेसिमल या फ्रैक्शंस वाले पार्ट को लिख दिया लाइक 1.5, तो ये हमें इंटीग्रल पार्ट रिटर्न करके देगा विच इज 1। अगर हमने यहाँ लिखा 4 होल 3/4, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, इंटीग्रल पार्ट विच इज 4। और अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें, लेट्स से हमने लिया -1.5, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इंटीग्रल पार्ट -1। यहाँ इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारे पास, -1 विच इज -2। अगर हम -1/5 की बात करें, इसका मतलब हो गया दिस इज -0 पॉइंट समथिंग, तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, इंटीग्रल पार्ट -1 विच इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल फंक्शन है जो कि है सिग्नम फंक्शन। अब ये क्या है, देखो, let f defined from R to R be a function। हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स डिफाइंड है, सच दैट हमने fx को क्या लिखा, 2 पार्ट्स में बांटा, mod x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। ये हमारे सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। ये क्या है कि अगर हमने x को नॉन जीरो लिया तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, mod x by x। और अगर हमने अपने x को 0 लिया तो ये हमारा फंक्शन क्या बनेगा, 0। इसका मतलब अगर आप देखो तो इसे इस फॉर्म में करते हैं। अब ये नॉन जीरो है और ऊपर में मॉड दिख रहा है, तो मॉड की हमारी 2 कंडीशंस होती है। पहले लिया हमने x इज ग्रेटर देन 0, तो जब हमारे पास
मॉड फंक्शंस क्या होते हैं? मॉड x कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है, x if x is greater or equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो हमें यहाँ पे 0 की कंडीशन तो पता है कि हमारे अगर हम इसमें 0 लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या बना 0, लेकिन हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 के लिए ऊपर में मॉड x आ रहा है, तो ये दो तरीके से खुलेगा हमारे पास। अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर हमने x को ग्रेटर देन 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x बाई x क्या हो जाएगा, मॉड x हमें x मिलेगा, और सिंस डिनोमिनेटर में भी हमारे पास x है तो ये क्या मिल जाएगा 1। हम इसे यहीं लिख देते हैं, हमने लिया मॉड x अपॉन x, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये x रिटर्न करेगा, और डिनोमिनेटर में भी x है तो ये क्या रिटर्न कर दिया 1। हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारा फंक्शन 0 मिला। अब हम x इज लेस देन 0 पे चलते हैं, तो लेस देन 0 के लिए हमारा मॉड x बाई x क्या आएगा, लेस देन 0 के लिए हमारा मॉड x कैसे डिफाइंड होता है, माइनस x से, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस x अपॉन x विच इज इक्वल टू -1। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारा सिग्नम फंक्शन डिफाइन कैसे हुआ, सिग्नम फंक्शन को हम SIG ऑफ x या SGN ऑफ x भी लिखते हैं। तो हम इसे देखते हैं, हमारे पास अगर हमने x इज ग्रेटर देन 0 लिया तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अगर हमने अपना x का इनपुट 0 लिया तो हमें फंक्शन क्या मिला 0, और अगर हमने x की वैल्यू 0 से छोटी ली तो हमें क्या मिला -1। तो हमारा सिग्नम फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है। अब हमने इसमें x की सारी इनपुट्स कर दी, 0 भी ले ली, 0 से बड़ी भी ले ली और 0 से छोटी भी ले ली। तो इस पर्टिकुलर fx के लिए हमारे पास जो डोमेन आया वो क्या आया, हम इसमें अपना कोई भी रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं। इस सिग्नम फंक्शन के अंदर हमारा डोमेन क्या आ गया, रियल नंबर्स। लेकिन अगर हम इसके रेंज की बात करें तो हमारे पास रेंज लिमिटेड ही आ रही है, जिसमें ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 0 एंड -1। तो हमारा रेंज क्या आ गया सिग्नम फंक्शन का, 1 0 एंड -1। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो यही ड्रॉ कर लेते हैं अपने ग्राफ को। हमने अपने ग्राफ को देखना है, ये हमारी x एक्सिस है, y एक्सिस है। हमने अपना डोमेन क्या लिया, रियल नंबर, मतलब हम कोई भी x की वैल्यू इसमें इनपुट कर सकते हैं। हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, आपको डिफाइंड था यहाँ कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमारी जो वैल्यू है वो 1 है, x इज इक्वल टू 0 पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है, और x इज लेस देन 0 के लिए हमारी जो वैल्यू है वो -1। तो इसे ड्रॉ कैसे करेंगे हम, देखो x इज इक्वल टू 0 अगर हम इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट मिल रहा है 0, मतलब अगर हम 0 इनपुट किए तो हमें आउटपुट मिल गया 0। अगर हम x से बड़ी 0 से बड़ी वैल्यूज को लेते हैं, मतलब कि हम इधर की ओर अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें 1। तो लेट्स से ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास -1। तो अगर हम 0 से बड़ी वैल्यूज को लिए तो हमारे पास क्या मिल गया 1। ध्यान देना यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर डार्क सर्कल नहीं है, हमारे पास हॉलो सर्कल है, क्योंकि हम x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहे हैं। 0 पे हमारी वैल्यू 0 आ गई, अब हम जो वैल्यूज लेंगे वो 0.1 0 से बड़ी वैल्यूज लेंगे, तो हमारा यहाँ पर हॉलो सर्कल आएगा एंड दिस अप्रोचेस टू दिस। अब अगर हम ये हमारा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। अब अगर हम x इज लेस देन 0 की बात करें
तो 0 से छोटी वैल्यूज मतलब हम यहाँ से अपनी स्टार्टिंग करेंगे, उसके लिए हमारा फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, -1। तो यहाँ भी हमारे पास हॉलो सर्कल होगा एंड ये इधर की ओर लाइन हमारी अप्रोच करेगी। तो ये हमारे सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है जिसमें हमारा जो डोमेन है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, जबकि जो हमारा रेंज निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 1, 0 एंड -1। सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हमारे रेंज के अंदर आएंगे। 0 आ गया, -1 आ गया एंड 1 आ गया। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। ये क्या होता है, इवन एंड ऑड फंक्शंस का मतलब if f(x) is a function of x such that f of minus x is equal to fx for every x in its domain, then the function is even. इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है जो कि किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, कुछ इस तरीके से कि f of minus x हमारे पास क्या है, fx for every x in its domain, उसके डोमेन में जितने भी x हैं उन सब के लिए ये ट्रू है। तो ऐसे फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस बुलाते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास if fx is a function of x such that f of minus x हमारे पास क्या मिल रहा है, minus fx मिल रहा है for every x in its domain, then the function is odd function. अब ये क्या है, हमारे पास इवन फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस कि f of minus x करने पर हमारे पास अगर fx मिल जाता है for every x in its domain, तो ऐसे फंक्शंस हमारे इवन फंक्शंस होते हैं। और अगर f of minus x हमें minus fx मिलता है for every x in its domain, तो ये वाले फंक्शंस हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंक्शन को लें cos x, तो ये हमारे पास एक fx है जो कि x का फंक्शन है। हमें क्या करना है, बताना है कि whether this is even or odd, तो हमें क्या करना होगा, f of minus x करना है। तो अगर हमने f of minus x किया तो इसका मतलब जहां x है वहां minus x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको cos minus x। अब आपको एक रिजल्ट पता होगा कि cos of minus theta is equal to cos theta ही हमें रिटर्न करता है। तो सिंस ये हमारा cos of minus theta के फॉर्म में है, this will return to us as cos x। तो हमें क्या मिल गया, fx ही मिल गया which is equal to fx। तो इसका मतलब कि f of minus x डालने पे हमें fx मिल गया। So this implies fx is an even function। fx हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। सिमिलरली अगर हम इसको रब करें, हमने लिखा fx is equal to sin x। हमने fx क्या डिफाइन किया, अब sin x डिफाइन किया। हमें इसके बारे में बताना है कि whether this function is even function or odd function। तो हमने क्या किया, सबसे पहले काम f of minus x पुट करेंगे। तो जब हमने इसमें माइनस पुट किया तो ये हो जाएगा sin minus x। अब आपको ये भी रिजल्ट पता होगा कि sin of minus theta is equal to minus sin theta। sin of minus theta करने पर हमें क्या मिलता है, minus sin theta। तो sin of minus x करने पर हमें क्या मिलेगा, minus sin x।
अब ये साइन x क्या था हमारे पास, fx था, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस fx। तो यहाँ क्या हुआ, f ऑफ माइनस x डालने पर हमें माइनस fx मिल गया। सो fx इज एन ऑड फंक्शन। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, तो अगर हमारे पास f ऑफ माइनस x डालने पर फंक्शन fx मिल जाए, तो दिस इज एन इवन फंक्शन। और अगर हमें f ऑफ माइनस x डालने पर क्या मिले, माइनस fx मिले, सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। ये हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स के फंक्शन थे जो हमने कवर कर लिए। ये हमारा इवन फंक्शन था और ये हमारा ऑड फंक्शन था। अब ये तो हमारी अलजेब्रिकली बात रही कि अगर हमें प्रूव करना है या बताना है कि कोई फंक्शन वेदर दिस इज इवन और ऑड, तो हमने f ऑफ माइनस एक्स डाला, x की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो अगर ये हमें fx रिटर्न कर देगा, तो दिस इम्प्लाइज वो जो हमारा फंक्शन होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। और अगर हमें ऐसा करने पर माइनस fx रिटर्न करता है, तो वो जो हमारा फंक्शन आएगा वो एक ऑड फंक्शन आएगा। अब हम इसे ग्राफिकली भी समझते हैं कि इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस ग्राफिकली कैसे पहचाने हैं। तो देखो, तो लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, आपने पढ़ा है अभी, ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में इसका ग्राफ बताया था, तो हम इसी को देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें आ गया। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। और एक और फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं fx इज इक्वल टू मॉड x। आपको मॉड x का भी ग्राफ पता है कि मॉड x का ग्राफ हमारे पास v शेप का होता है, ठीक। ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है और ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब देखो, हमें बताना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, सिमेट्री खोजनी होती है। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। अगर हमें ग्राफ के थ्रू अपने गिवन फंक्शन को पहचानना है कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड, तो इवन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्री देखेंगे अबाउट y एक्सिस। अगर कोई भी ग्राफ हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो दैट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। अब देखो, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ये जो ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y एक्सिस के अराउंड, दिस इज आवर y एक्सिस, और ये इसके अराउंड सिमेट्रिकल दिख रहा है। y एक्सिस के राइट साइड भी हमारे पास ऐसा ग्राफ है और y एक्सिस के लेफ्ट साइड भी हमारे पास ऐसा ग्राफ है। तो हमें इन दोनों पार्ट्स में सिमेट्री दिख रही है। दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो ये हमारे पास y एक्सिस के सिमेट्री दिखी। तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ये हमारे पास एक इवन फंक्शन आ गया। अब आप अलजेब्रिकली भी अगर चेक करो, तो अगर हमने f ऑफ माइनस एक्स डाला, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करो तो ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर विच इज fx। तो f ऑफ माइनस एक्स डालने पर आपको fx मिल गया। सो दिस इंप्लाइज दिस इज एन इवन फंक्शन। सिमिलरली y इज इक्वल टू मॉड x में भी आपको y एक्सिस के
अबाउट सिमेट्री दिख रही है। वाई एक्सिस के राइट साइड में भी ऐसा ही ग्राफ है और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही ग्राफ है, तो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सो दिस इम्प्लाइज ये भी हमारे पास एक इवन फंक्शन निकल करके आ गया। तो ये हमारे इवन फंक्शंस को चेक करने का मेथड था बाय ग्राफ को, कि ग्राफ को आप देखकर कैसे बता सकते हो कि वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। हमने इवन वाला पार्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑड फंक्शंस को देखेंगे कि हम ग्राफ के थ्रू कैसे बता सकते हैं कि वेदर द फंक्शन इज ऑड फंक्शन और नॉट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।